गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड आउट किया था, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात किया था और गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात किया था, यानी कि एक डेरिवेशन या कैपेसिटेंस फॉर्मूला डिराइव किया था फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। नाउ हम लोग आज के लेक्चर में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर फाइंड आउट करेंगे, जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उसमें इतना डिफरेंस है कि उस डेरिवेशन में हमने ये एज्यूम किया था दोनों प्लेट के बीच में मीडियम एयर है, और इस डेरिवेशन में हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि दोनों प्लेट के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फील किया हुआ है। ठीक है, यानी कि हमें अभी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बट कंडीशन क्या है, दोनों प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फील है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when dielectric medium is partially filled between the plate of the कैपेसिटर, यानी कि जब किसी दो प्लेटों के बीच में कोई माध्यम भर दिया जाता है, आधा माध्यम और आधी वायु, ठीक है, तो उसकी धारिता के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। तो जो हम लास्ट डेरिवेशन में कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हमने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था। इस बार सिर्फ चेंज क्या होगा कि दोनों प्लेट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, बट यहाँ बीच में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है। ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली का मतलब होता है आधी वायु और आधा मीडियम। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, t है। ठीक, और इस प्लेट पे सेम वही चीज़, ये प्लस q चार्ज देते हैं हम यहाँ पर, इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आता है, यहाँ माइनस चार्ज आता है, और इसको ग्राउंड करते हैं। ठीक है, हिंदी में आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है जबकि इन दोनों प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से k परावैद्युतांक का माध्यम उपस्थित होता है। अब माध्यम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या परावैद्युतांक है वो हम मान लेते हैं k है। सभी माध्यम के लिए अलग अलग होता है, तो हम जो भी माध्यम का होगा उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसका परावैद्युतांक, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k होगा। ठीक है, तो अगेन वही चीज़ें एज्यूम करना है कि दो प्लेट है x एंड y, ठीक, जिनके बीच की जो विड्थ है वो d है, डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो d है। इस प्लेट के जो एरिया है वो a है, दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, a नाम देते हैं उन्हें, और इस a क्षेत्रफल पर जितना भी आवेश है उसे हम पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इस पूरी प्लेट पर जितना भी चार्ज है डिवाइडेड बाय पूरी प्लेट का एरिया। इससे आपको पूरी चार्ज डेंसिटी इस प्लेट पर पता चल जाएगी, आवेश का घनत्व कितना है प्लेट पर ही पता चल जाएगा जब आप कुल आवेश जितना भी है उसको डिवाइड करेंगे जितना भी एरिया है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिग्मा है ये पृष्ठ आवेश घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब आप देखिए, अब हम इनके बीच में T मोटाई वाली परावैद्युतांक या k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली एक मीडियम फील कर देते हैं, एक माध्यम भर देते हैं। तो आधा ये जो माध्यम है इसकी विड्थ कितनी है, t, तो बची हुई हिस्सा जो ये और ये है ये क्या कहलाएगा, वायु।
तो वायु का जो हिस्सा है वो कितना होगा, या वायु के लिए कुल मोटाई कितनी होगी दोनों प्लेटों के बीच में, तो आप याद रखिएगा फॉर एयर या वायु के लिए जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, पूरे डी में से टी माइनस कर दो, क्योंकि डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, उसमें से अगर टी वाला माध्यम हटा दिया जाए तो बचा हुआ हिस्सा किसका होगा, एयर का, ठीक है, वायु का। तो वायु वाला विड्थ अगर आपको मेजर करनी है तो आप डी माइनस टी लिखेंगे, ठीक। अब लास्ट डेरिवेशन में जैसे आपने किया था सेम वैसे ही होगा। सबसे पहले हमारे लिए दो मीडियम आ गए, एक तो के वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम आ चुका है इसके बीच में, और एक होता है एयर, ठीक है। तो दोनों ही मीडियम के लिए हमें वही डेरिवेशन को रिपीट करना है जैसे हमने वहाँ किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जितना भी इसके ऊपर चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट, जो आपका गॉस थ्योरम होती है ना, कि किसी भी सरफेस पर, किसी भी सतह पर जो कुल आवेश होता है, तो उस सरफेस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस सरफेस पर या सतह पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होती है, ठीक है। तो ये हमने किसके लिए निकाला, फॉर एयर यानी वायु के लिए। यह पूरी थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी। वायु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एयर। अब उसी तरह फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए आप ई को आप लिख सकते हैं ई डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर सिग्मा एप्सिलॉन नोट के लगा दीजिए। के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो कांस्टेंट है वो, यानी कि जो के पराविद्युतांक का जो माध्यम भरा है उसके लिए अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हमें एप्सिलॉन नोट के साथ क्या लिखना है, के लिखना है, ठीक है। आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी तो वही रहेगी जितना हमने आवेश दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के लिए हमने निकाला। अब हमें पता है कि हम जितना भी आवेश इस पर देंगे वो आवेश देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। मतलब हम किसी चीज़ को अगर आवेशित कर रहे हैं यानी कि उस पर हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, और वही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जितना भी वर्क डन इस पर चार्ज देने के लिए किया जा रहा है वो वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर की ओर उठाते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट आप एक वर्क डन कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को उठाकर फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ उठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो आपके द्वारा किया गया वर्क डन है वो वेस्ट नहीं जाएगा या ख़त्म नहीं हो जाता। हमने पढ़ा है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ना बनती है, सिर्फ उसका कन्वर्जन हो जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब कोई कार्य या वर्क डन किया जाता है तो वो वर्क डन यानी कि उस पर कहीं ना कहीं कोई एनर्जी खर्च हुई है और वही एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाती है। किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अगर आप एक चेयर को उठा के दूसरी जगह रखते हो, या मान लीजिए चेयर को उठाकर अपने हाथों से हवा में आपने रखी है, तो कहीं ना कहीं अपने हाथों से फोर्स लगा के आपने चेयर को ऊपर उठा रखा है, तो आपने जो फोर्स लगाया है और उसके कारण चेयर का डिस्प्लेसमेंट किया है, मतलब उसे आप जमीन से उठाकर कुछ हाइट पर रखा हुआ है, ठीक है। तो आपके हाथ से जो उस पर फोर्स क्या लगाया जा रहा है, यानी जो वर्क डन किया जा रहा है उसे एक जगह से दूसरी जगह उठाने के लिए, वो वर्क डन उस चेयर के अंदर स्टोर हो रहा है। किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। तो सेम थिंग यहाँ है कि आप जितना भी चार्ज देते हैं इसे, ठीक है, तो जितना भी आप चार्ज देने के लिए जो वर्क डन किया जा रहा है प्लेट पर, वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन और पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। अब पोटेंशियल यानी कि V, पोटेंशियल का मतलब होता है V, ठीक है। V क्या होता है, हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट मीन्स पोटेंशियल भी क्या होगा, दोनों आपस में बराबर है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। नाउ V इक्वल टू F क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा कि
जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो किसी भी चार्ज पर जो फोर्स फील किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसका रेशो होती है। मतलब जितना फोर्स वो चार्ज फील करता है खुद पर, वो फोर्स उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो यहाँ से मैं F की वैल्यू निकाल सकती हूँ, F इक्वल टू ई क्यू, ठीक है, या क्यू ई। तो F की वैल्यू हमने क्यू ई रख दिया, क्यू ई इंटू डी। अब अगर हम किसी यूनिट चार्ज की बात करते हैं, अगर ये जो चार्ज है मान लीजिए बहुत कम है, यूनिट चार्ज है, तो फॉर यूनिट चार्ज Q इक्वल टू 1 कूलाम हो जाएगा, तो V इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है। और जिसे मैंने आपको पहले भी कहा था, वेद से याद रखिएगा ये रिलेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में होता है, VED, वेद, ठीक है। अब सेम थिंग है, V इक्वल टू ई की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू डी, ठीक है। बट यहाँ पर V इक्वल टू ये जो E है ना, इस E को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस D है ना, ये D 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो बीच में मीडियम भी आ रहा है और एयर भी आ रहा है। ये जो D है टोटल लेंथ, इस D के अंदर 2 चीज़ें, एक तो मीडियम है और दूसरा एयर है, ठीक है। तो कोई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम और एयर दोनों के लिए हमें इस D की वैल्यू को अलग अलग लेना होगा, ठीक है। तो इस D को मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ कि ये D पहले तो एयर के लिए जो इसका इस D का हिस्सा है 2 टुकड़ों में टूटा है, एक तो T मतलब मीडियम के लिए और बचा हुआ एयर के लिए। तो एयर के लिए क्या विड्थ थी, D माइनस टी, जैसा मैंने आपको भी समझाया था कि T मीडियम हटाने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो एयर का है, तो पूरे D में से T हटा दो तो बचा हुआ जो लेंथ है वो किसकी होगी, एयर की होगी। तो D माइनस टी एयर के लिए हो गया, प्लस T किसके लिए होगा, मीडियम के लिए, ठीक है। देखो बात अलग नहीं है, D मतलब देखो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल करेंगे तो D ही बचेगा, बट इस D के अंदर 2 मीडियम होने के कारण हमें दोनों ही मीडियम, इस D को दोनों मीडियम के पार्ट करके लिखना पड़ा। इतना इतना एयर के लिए, आप चाहे तो नीचे लिख सकते, और इतना डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, ठीक है। अब ये जो E था, इसे आप अभी E ही रहने दीजिए। अब इसमें आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो E D माइनस टी प्लस E T, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई। अब ये जो E है D माइनस टी के लिए क्या लगेगा, D माइनस टी मतलब एयर है, एयर के लिए E की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो E की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट D माइनस टी। और T विड्थ के लिए इसकी वैल्यू क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना T, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट K इंटू टी, ठीक है। अब आप कांस्टेंट कॉमन ले लीजिए, जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लीजिए। सिग्मा एप्सिलॉन नोट ये कॉमन है, यहाँ बचा D माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। नाउ V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, आप चाहे तो इसका एलसीएम ले लीजिए या फिर इसे एज इट इज़ रहने देना। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q बाय ए होती है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो Q बाय ए होता है। तो D माइनस टी प्लस टी बाय के। अब हमें लास्ट में क्या निकालना है, इसकी धारिता। तो हमें पता है कि धारिता का सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाय वी होता है। तो C इक्वल टू क्यू और V की जगह ये पूरा टर्म हम पुट कर देंगे, तो क्या होगा, Q एप्सिलॉन नोट A D माइनस टी प्लस टी बाय के। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट A ऊपर आ जाएगा, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। ये इसकी कैपेसिटेंस या धारिता के लिए व्यंजक था। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब फील होता है तब उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, ठीक है, उसके लिए डेरिवेशन था। यहीं पर ये फिनिश होता है। अब हम सेकेंड डेरिवेशन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। किसी भी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक
संधारित्र की पोटेंशियल एनर्जी को हम शॉर्ट में PE भी लिखते हैं, P.E, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, ठीक। ये कैसे करेंगे? अभी हमने डिस्कस किया कि जितना भी वर्क डन हम कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज करने के लिए करते हैं, मतलब अगर मैं इसे Q चार्ज देती हूँ तो ये चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और दूसरी प्लेट पर इसके जस्ट अपोजिट चार्ज जनरेट होता है और सेकेंड साइड को हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से +Q चार्ज होता है वो ग्राउंड हो जाता है। तो ये तो हमारा हुआ कैपेसिटर। अब जितना भी हम पॉजिटिव चार्ज इसे देते हैं तो ये चार्ज देने के लिए हम जो भी वर्क डन कर रहे हैं, मतलब चार्ज को आप शिफ्ट करवा रहे हो यहाँ से इस प्लेट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक फोर्स लगाकर इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है और उसे इस प्लेट पर फीड करते जा रहे हैं। तो जितना भी वर्क डन किया जा रहा है इस चार्ज कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज देने के लिए, वो वर्क डन इस प्लेट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था बेसिक रूल के किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप जो भी वर्क डन करते हैं वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर भी अब जितना भी चार्ज इस प्लेट को दे रहे हैं वो जितना भी वर्क डन करना पड़ रहा है उस चार्ज को देने के लिए वो उस प्लेट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। उसी को हम इस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आई रिपीट अगेन, जितना भी कार्य हम इस संधारित्र को आवेश देने के लिए कर रहे हैं वही कार्य इस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। तो मान लीजिए संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितना है? V है। तो V क्या होता है? हमें पता है Q/C। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसका? पोटेंशियल विभव Q/C, ठीक है। तो जितना भी वर्क डन किया जा रहा है, तो मान लीजिए कि मैं इसको कितना चार्ज दे रही हूँ? Q चार्ज दे रही हूँ। Q चार्ज देने के लिए मुझे पहले थोड़ा सा वर्क डन निकालना पड़ेगा। अभी मैं इस संधारित्र को चार्ज करने के लिए मान लीजिए Q आवेश दे रही हूँ और Q आवेश देने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है वो dQ है। अभी छोटा सा वर्क डन dQ है, ठीक है। D लगाने से हम ये शो करते हैं कि पूरा कार्य को हम छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और छोटे अमाउंट को हम dQ dW ऐसे लगाकर मेजर करते हैं। अभी वर्क डन हम कुछ थोड़े से चार्ज को देने के लिए जो वर्क डन करे उसे हमने dW लिखा है, ठीक है। और जो पोटेंशियल है इसका विभव है वो लिखा है V, ठीक। और साथ ही जो V और जो चार्ज है जितना भी दिया जा रहा है इनटू dQ, अभी वो चार्ज बहुत स्मॉल अमाउंट में इसलिए मैंने आगे D लगा दिया क्योंकि वर्क डन भी छोटा सा है, चार्ज भी बहुत कम दिया जा रहा है। तो बहुत कम चार्ज को देने के लिए जो छोटा सा वर्क डन करते हैं वो dW = V, यानी कि जो इसका पोटेंशियल है इनटू dQ, मतलब जितना चार्ज हम इसे देते हैं। तो dW = V, इसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? Q/C dQ, ठीक है। और dW = C तो कांस्टेंट है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है ना, वो C कांस्टेंट रहेगी और Q dQ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कुल कार्य या टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? जैसे मैंने पहले छोटे अमाउंट के लिए निकाल लिया, अब मुझे टोटल प्लेट को चार्ज करने के लिए कुल कितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो देखेंगे। तो उसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे और इंटीग्रेशन कर देते हैं। कुछ छोटी क्वांटिटी से बड़े पर जाने के लिए हमेशा इंटीग्रेशन किया जाता है। इंटीग्रेशन में आप उसे बिल्कुल जीरो कैपेसिटी से कहाँ तक चार्ज कर रहे हैं? जहाँ तक उसकी टोटल कैपेसिटी है Q, ठीक है। अब यहाँ पर Q आएगा ना, इसके लिए आप इसे Q' मान लीजिए, ठीक है। हर जगह यहाँ पर Q' एज्यूम कर सकते हैं। और इसकी टोटल कैपेसिटी क्या है? Q है। Q' क्या है? जो चार्ज हम इसे देते जा रहे हैं, ठीक। तो Q' और इसे भी dQ' ही रख लीजिए, ठीक है। मतलब जो चार्ज इसे दिया जा रहा है उसे Q' मान लीजिए और इसकी टोटल चार्ज देने तक इसकी टोटल कैपेसिटी Q लेवल तक इसे हम चार्ज करेंगे। तो 1/C Q' dQ' W = 1/C। इंटीग्रेशन क्या होता है? किसी भी टर्म जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है उसकी पावर में एक जुड़ता है, डिवाइडेड बाय उसकी पावर में फिर से एडिशन होता है। देखिए ऐसे
क्यू का ही क्यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स इसकी पावर 1 है, 1 में एक और 1 प्लस हो जाएगा और यही पावर एडिशन में नीचे की तरफ भी लिखी जाती है 0 से क्यू। जिसे भी इंटीग्रेशन नहीं आता वो फिर से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए ये 1 और 1 2 हो जाएगा जो कांस्टेंट बनकर बाहर आ जाता है। नाउ क्यू की पावर 2 हो जाएगा, क्यू की पावर क्यू डैश की पावर 2 हो जाएगा और 0 से क्यू। नाउ डब्ल्यू इक्वल टू हम लिमिट रखेंगे तो क्यू डैश की जगह पहले क्यू रखेंगे तो क्यू का स्क्वायर माइनस फिर उसकी जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर। नाउ डब्ल्यू इक्वल टू 1/2c क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका हो गया टोटल वर्क डन जो इस प्लेट को चार्ज करने के लिए किया जा रहा है। और इसी वर्क डन को हम क्या कहेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपसे कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/2c क्यू स्क्वायर। यही पोटेंशियल एनर्जी और यही वर्क डन है। आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन जो भी आप कहना चाहें 1/2c ये क्यू स्क्वायर है ना, तो हमें पता है कि क्यू क्या होता है, c इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, c इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, तो हम क्यू को c भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ क्यू स्क्वायर है वहाँ पर मैं क्यू की जगह सी वी का स्क्वायर कर देती हूँ, तो w इक्वल टू 1/2c ये हो जाएगा c स्क्वायर वी स्क्वायर, एक c से एक c कैंसल, तो w इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो सकता है और इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि जितना वर्क डन किया है वही उसमें स्टोर हो जाएगा, तो जितना वर्क डन हम कर रहे हैं यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो आज हम कैपेसिटर के बारे में 2 डेरिवेशन और कंप्लीट कर चुके हैं, एक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए और दूसरा जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील होता है तब उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, ये डेरिवेशन हमने किया। ठीक है, फर्दर डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।